તો મને પરિચય છે મારો સાવ નાનો. ઘરમાં મારો પરિવાર અને બહાર મારા જીગરી યાર ઓળખે છે. કૃપા છે મારા ભગવાનની અને રહેમત છે ખુદાની. બાકી તો તમારા પ્રતાપથી ઇન્ટરમેનના તરીકે આજે ઘણા ઓળખે છે. નામ છે મારું જયસિંહ રાઠોડ. ટીવાય બીકોમનો વિદ્યાર્થી અને આ ગામનો વતની છું. સમય વેડફ્યા વગર હું મારી આગળની શરૂઆત કરું છું. तो मान्यवर, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में. राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं. मान्यवर, मैं यहाँ देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और करप्शन के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ. कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें. अगर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो सबसे पहला यह जानना जरूरी है कि देशभक्ति क्या है. देशभक्ति का शाब्दिक अर्थ है देश के प्रति भक्ति का भाव. मैं यहाँ प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट करूंगा. सबसे पहले प्राचीन भारत में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्यार व युद्ध. पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्यार व युद्ध. प्रत्येक युवा दिमाग ऋतुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, दिमाग ऋतुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सुसुन प्रभात प्रमुख जुला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दर प्रत्येक सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो की आवाज सुनकर महापद्म नंद का तख्त गिराने, पाग उछालने और विदेशी ताकत सेतुपथ से भिड़ने के लिए जब लोग दृढ़ संकल्प हो जाते थे तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी. उसके बाद मुगलिया सल्तनत काल में तत्कालीन हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, अजीब व शान तख्तो-ताज के मालिक, जिले लाही शहंशाहों के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता था. माणिक मरमे के सिंहासन को कंकड़ पत्थर के कोनों पर लुटा देता था. घास की रोटी खाकर मरते दम तक स्वाधीनता की आग की खातिर संघर्ष करता रहता था. तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति का कसौटी वही थी. उसके बाद फिर जब हम फिरंगी के प्यार में फंसे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर, रंग बसंती चोला की एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ाते थे. उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था. लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे. तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी. अगर आजादी की मैं थोड़ी और बात करूं तो मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं. ध्यान से सुनिएगा, भूल नहीं, सब मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं. हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को गोलियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर. अरे बदन पे बंधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था. लेकिन गुस्सा तो तब आता है जब कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को कुछ दस्तावेज हुए और हमें आजादी मिल गई. मैं उनको बताना चाहता हूं कि यूं ही हमारी झोली में आजादी की नहीं गिर पड़ी. अरे जनाब, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था. राजनीति से मिली नहीं है ना खरीदी पैसों से, सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से. और मां ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर. मान्यवर, अपने आगे की बात को कहते हुए अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो 62, 65 और 71 के युद्धों में एक बूढ़ी मां अपने बेटे के चिथड़ों को देख जब ये सवाल करती है, हृदय फट जाए ऐसा उसका सवाल होता है. वो कहती है कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं देते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं. और एक विधवा की वेदना चीख चीख के ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की दवाई गई, भाई की पटाई गई, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई. एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, और पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई. और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई.
वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को 99 के युद्ध में दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज देती है और उसे खत में लिखाकर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है चाव से, पुत्र है तू मेरा मत भूल जाना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह एक माँ, उसका बेटा, उसका पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी वही थी। और अगर आज की बात करूं तो आज हम सबको एक होने की जरूरत है और ये कहने की जरूरत है कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज हम सबको एक होना है, बताना है उन सभी को कि हम डरते नहीं है अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताकत इस शिमला जैसे समझौतों से। सियाल भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरतवंश की इस पाली की है तुझको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। पाकिस्तान ये कान खोल के सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नामो निशान न होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान न होगा। फिर इस एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, फिर ये एटम बम पे हिम्मत कौन दिखाएगा? इसे चलाने को बोल, क्या बाप तुम्हारा आएगा? अरे अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती पूरा भूगोल बदल देंगे। तारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गायब हो जाएगा, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, अरे जवाब दीजिए, कश्मीर तो होगा लेकिन लाल कर दिया लहू से तूने श्रीनगर की माटी को, किस गफलत से छेड़ रहे हो तुम सोई हल्दी काटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई नादानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। पाकिस्तान सुधर जा वरना क्या होगा इसका अंजाम तुझे अनुमान न होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान न होगा। मान्यवर, इस तरह मेरे जवान सरहद पर तैनात है और वो अपनी देशभक्ति साबित करते हैं। एक और मेरे वो युवा है जो सरहद पर तैनात होकर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी गोलियां झेल रहे हैं। तो वही यहाँ मौजूद मेरे युवा, वो अपने 4x4 इंच की स्क्रीन पर पबजी खेल रहे हैं। वो टिकटॉक के वीडियो पे हार्ट भेजे जा रहे हैं और वो 4 बोतल वोडका ने सारा देश का भविष्य तबाह करके रख दिया है। मान्यवर, वक्त की कमी है, मैं इस टॉपिक को ज्यादा नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज के अगर युवा की बात करो या आज की हमारे इंडिया की बात करो तो महिलाएं असुरक्षित है, बच्चे बेचे जा रहे हैं। आपको भरोसा ना हो तो आप देख लीजिए, 15-20 दिन पुराने अखबारों में ही आता है, राजस्थान की सड़कों पे बच्चे बेचे जा रहे हैं, गाय काटी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, अगर मेरे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिवीर अगर आज यहाँ होते तो क्या मेरे देश की यह हालत होती? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? क्या हमारा कोई धर्म नहीं है? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनसंख्या के 65% युवा है हम, जनसंख्या के 65% युवा है हम, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे उनके जैसा बनने की तो छोड़ो, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं बन पा रहे हैं। मान्यवर, मैं अपना अगला टॉपिक राष्ट्र निर्माण को लेते हुए, अगर राष्ट्र निर्माण की बात करूं तो राष्ट्र निर्माण के शाब्दिक अर्थ है देश की उन्नति के तरफ होने वाली प्रक्रिया। और राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक भारत का प्रत्येक युवा नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और शैक्षिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में जिन नसीब पैपन में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। आज हम सबको बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। I being a Indian, I being a student, I being a symbol of a son of this mother
एंड आई फील प्राउड ऑफ टू बी एन इंडिया। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं मेरे उन सभी जवानों को जो सरहद पर तैनात है, उन सभी अफसरों को, उन सभी किसानों को, उन सभी नागरिक को जो अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मान्यवर, एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं इस राष्ट्र निर्माण के टॉपिक को पूरा करता हूँ। एक बच्चा होता है और वह अपने बेटे को अपने पिता को बहुत परेशान कर रहा होता है। पिता ने उसे देश का फटा हुआ नक्शा दे दिया और उसे कहा कि बेटा तुम उसे जोड़ के ले आओ। बेटे ने सिर्फ 2 ही मिनट में नक्शा अपने पिता को जोड़ के दे दिया। पिता ने पूछा, बेटा ये तुमने कैसे किया? जो बेटे ने जो जवाब दिया उसमें ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बेटे ने कहा, नक्शे के पीछे वो एक इंसान बना हुआ था, मैंने इंसान बनाया, हिंदुस्तान अपने आप बन गया। इस बात की यथार्थता को यहाँ भी साकार करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। मान्यवर, मैं समय सीमा की वीडियो की जकड़न को महसूस कर रहा हूँ और अपने आगे की बात को अत्यंत ही संक्षिप्त में कहते हुए करप्शन के टॉपिक को लोग सिर्फ एक ही पंक्ति के साथ इस टॉपिक को पूरा करूंगा कि हम अंगूर काटकर ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं। बचपन तक अक्सर अपना शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के पौलाद ने, शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने, खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने, इतिहास बदल के दिखा दिया है अपने चाचा कलाम ने। और दस्तखत है इस मिट्टी का जब समूचे आसमान पर, तो करप्शन का धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पर। मान्यवर, अगर आज इस करप्शन की बीमारी को हमने नहीं रोका तो कल एक महामारी बन जाएगी। बीमारी को तो मिटाया जाना आसान है, लेकिन महामारी को बहुत मुश्किल। और इस महामारी के पीछे के जिम्मेवार सब हम ही होंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये इसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान्यवर, अब हमें अंधेरे को कोसने के बजाय दीप प्रकट करने की परंपरा की शुरुआत करनी होगी। अब एक आखिरी लाइन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं कि वो जवानी भी क्या जवानी जिसकी ना हो कोई कहानी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।